इसके बाद सुवांशिन हर साल मेरे लिए इतने ज्यादा पैसे भेजती रही कि नरक में रहते हुए मुझे उड़ाने की आदत पड़ गई। फिर अचानक एक दिन उसने पैसे भेजना बंद कर दिया। मैंने काफी इंतजार किया, कई बार उसके सपनों में जाने की कोशिश की, पर हर बार फेल रहा। आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि वो इस बात को पूरी तरह भूल चुकी है। बस कुछ ही दिनों में मैं नरक के सबसे अमीर आदमी से सीधे भिखारी बन गया। खाने के लाले तो पड़े ही, साथ ही मुझ पर नरक का अरबों का कर्ज भी चढ़ गया। यमराज को डर था कि मैं उनके पैसे कभी चुका नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने नियम तोड़कर मुझे कुछ समय के लिए धरती पर वापस भेजने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत नंदी भृंगी को बुलाया और मेरे लिए बिल्कुल पहले जैसा ही एक शरीर तैयार कर दिया। धरती पर आते ही मैं सबसे पहले सुवांशिन के बंगले की तरफ भागा, लेकिन वहां के गार्ड्स ने मुझे गेट पर ही रोक दिया। उस बंगले में जो इंसान रह रहा था उसका सरनेम सू तो था, पर उसका नाम सुवांशिन नहीं था। शायद मेरा उजड़ा हुआ हुलिया देखकर उन्हें मुझ पर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि मैं इस नंबर पर बात कर लूं। उस कार्ड के पते का पीछा करते हुए मैं एक 5 स्टार होटल में पहुंचा, जहां कोई सगाई की रस्म चल रही थी। पर जैसे ही मेरी नजर वहां लगे, वेलकम बोर्ड और उस पर छपी लड़की की फोटो पर पड़ी, मैं अपनी जगह पर जम गया। सुवांशिन किसी और से सगाई कर रही थी। वैसे देखा जाए तो मुझे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, तो उसका किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाना बिल्कुल नॉर्मल था। पर सब कुछ ठीक होने के बाद भी वो मुझे पैसे भेजना कैसे भूल सकती थी? उसे क्या पता कि नरक का खर्च और वहां की महंगाई कितनी ज्यादा है। वैसे भी उसका सुपरिवार इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, अगर वो कहीं से थोड़ा सा भी बचा लेती तो मेरे नरक के ऐशो आराम के लिए काफी होता। मुझे आज भी याद है जब मेरी मौत हुई थी, मैं दर्द से बुरी तरह कांप रहा था। सुवांशिन को सामने देखकर मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने आखिरी शब्द कहे थे कि मैं तुम्हारी वजह से मर रहा हूं, इसलिए याद से हर साल मुझे बहुत सारे पैसे भेजती रहना। मैं एक अनाथ था और सुवांशिन के साथ कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी हमारी शादी नहीं हो पाई थी। मुझे सच में डर था कि मरने के बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पर जब उसने हाँ में सिर हिलाया तब जाकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। और आज सिर्फ कुछ साल ही बीते हैं, नया पार्टनर मिलते ही पुराने मरे हुए इंसान को भूल गई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अंदर जाकर सुवांशिन से सीधे बात करना चाहता था। तभी पीछे से एक बेहद प्यारी लड़की की आवाज आई कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैंने मुड़कर देखा तो वहां करीब 20 साल की एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में काफी शांत और सिंपल थी और ध्यान से देखने पर थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। मेरे चुप रहने पर उसने फिर से कहा कि मुझे चैन सिंह अंकल का फोन आया था कि आप मुझे ढूंढते हुए सू हाउस गए थे। तब जाकर मुझे समझ आया कि वो जिस अंकल की बात कर रही है वो उसी विजिटिंग कार्ड वाले शख्स थे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सिर खुजलाया और सुवांशिन के पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई है। उसने हैरान होकर पूछा कि आप मेरी बुआ की बात कर रहे हैं? मैंने चौंक कर पूछा कि क्या सुवांशिन तुम्हारी बुआ है? उसने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, वो आज बहुत बिजी हैं। मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, जैसे ही वो फ्री होंगी मैं उन्हें आपसे मिलवा दूंगी। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी और चलते चलते पूछा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमेंग्याओ है, और आपका? मैंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब दिया कि मेरा नाम गु शियान है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नाम सुनते ही वो थोड़ी हैरान रह गई। सुमेंग्याओ ने जब मेरा नाम सुना तो उसका शरीर एक पल के लिए पूरी तरह अकड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो मुझे लेकर दूसरी मंजिल के एक प्राइवेट केबिन में आ गई। यहाँ नीचे हॉल की तरह कोई भीड़ भाड़ नहीं थी और कमरे की बड़ी सी कांच वाली खिड़की से पूरा का पूरा स्टेज साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंकर की लंबी चौड़ी स्पीच के बाद आज के दूल्हा दुल्हन सबकी तालियों और नजरों के बीच धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े। पूरे 5 साल बाद मैं सुवांशिन को दोबारा देख रहा था। हिसाब लगाया जाए तो वो अब लगभग 30 साल की हो चुकी होगी, पर वक्त उसके चेहरे को छू भी नहीं पाया था। भारी और खूबसूरत गाउन में वो पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रही थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो उसके बगल में खड़ा उसका होने वाला पति जियांग फैमिली का इकलौता बेटा था। सालों पहले दोनों परिवार इन दोनों की शादी कराना चाहते थे, पर तब सुवांशिन मेरे जैसे एक गरीब लड़के के लिए अड़ गई थी और इस चक्कर में उसने सुपरिवार के दादाजी को गुस्से में हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। पर किसने सोचा था कि 5 साल बाद सुवांशिन आखिरकार उसी जियांग चैंग्यू के साथ सेटल हो रही है। अगर यही सब करना था तो तब इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जब सगाई का माहौल बिल्कुल पीक पर पहुंचा तो नीचे भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे, किस करो किस करो। मैं कांच की खिड़की से सटकर नीचे उन दोनों को देख रहा था और न चाहते हुए भी मेरी सांसें अटक गईं। रास्ते में आते हुए ऐसा नहीं है कि मैंने इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था, पर जब अपनी आंखों से ये सब देखा तो दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द होने लगा। मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। सुवांशिन को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा हक है। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने हिस्से के पैसे मांगने आया था, फिर मैं ये क्या फालतू की चीजें सोच रहा हूँ? मेरे पीछे खड़ी सुमेंग्याओ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने आगे बढ़कर जब मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो पूरी तरह सख्त का गई और घबराते हुए बोली,
आपको आपको क्या हुआ? जो भी बात है आराम से बताइए, आप कहीं शादी रोकने तो नहीं आए ना? मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक मेरी फीलिंग्स इस तरह बाहर कैसे आ गईं। खुद को संभालते हुए मैंने जबरदस्ती चेहरे पर एक स्माइल लाई और कहा, अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस दूसरों को इतना खुश देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। सुमेंग याओ को अभी भी मेरी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। क्या सच में ऐसा ही है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी बुआ और फूफाजी एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने बहुत टाइम से ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं देखा था, इसलिए बस दिल को छू गया और मैं एक्साइटेड हो गया। सुमेंग याओ कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने दोबारा पूछा, वैसे मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं, आपको मेरी बुआ से आखिर क्या काम है? इसी बीच नीचे स्टेज पर सु वानशिन और जियांग चेंगयू मेहमानों के पास जाकर ड्रिंक्स शेयर करने लगे थे। मैं नीचे का ये नज़ारा देखता रहा और मेरा हाथ अपने आप ही खिड़की के कांच को खुरचने लगा। सच कहूं तो कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस उनसे कुछ सवाल पूछने थे। सुमेंग याओ ने तुरंत कहा, मुझे तो लगता है कि मेरी बुआ अभी पता नहीं कब तक बिजी रहेंगी। ऐसा करिए, आप मुझे ही बता दीजिए, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। मैंने पीछे मुड़कर सुमेंग याओ की तरफ देखा। उसकी नजरें मुझसे लगातार बच रही थीं। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बुआ से मिलूं, है ना? सुमेंग याओ ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना सीधे सीधे पूछ लूंगा। उसने अजीब सी हंसी हंसते हुए बात को संभालने की कोशिश की। नहीं, ऐसा पूरा सच नहीं है। बस बात यह है कि आज बुआ की सगाई का दिन है, तो इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब न करना ही बेहतर होगा। मुझे अंदाजा हो गया था कि सुमेंग याओ जरूर कुछ न कुछ जानती है, पर अगले ही पल मैंने सोचा तो लगा कि उसकी बात भी अपनी जगह सही थी। मैं नरक से आया हुआ एक इंसान हूं। आज के इस बेहद खुशी के मौके पर मैं अचानक सु वानशिन के सामने जाकर ये तो नहीं पूछ सकता कि उसने मुझे कागजी पैसे भेजना क्यों बंद कर दिया। मेरी ही सोच में थोड़ी कमी थी, सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया। इतना कहकर मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आया और सीधे होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। पर सुमेंग याओ पीछे से भागती हुई आई। अरे, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मेरा मतलब आपको यहां से भगाना नहीं था। प्लीज आप कोई गलतफहमी मत पालिए। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसे अपनी फीलिंग्स और बातें तक छुपानी नहीं आती थीं। मुझे वो काफी इनोसेंट लगी, तो मेरा उसे थोड़ा चिढ़ाने का मन किया। सच बताऊं तो मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरी इस बात पर सुमेंग याओ ने तुरंत अगला सवाल दाग दिया, तो फिर आप रुकेंगे कहाँ? मैं आपके रहने के लिए किसी अच्छे होटल का अरेंजमेंट कर सकती हूँ। मैं एक पल के लिए उसकी इस सोच को देखकर हैरान रह गया, पर उसका ये सवाल वाकई बहुत काम का था कि आखिर मैं आज की रात कहाँ गुजारूंगा। यमराज ने मुझे धरती पर सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। अगर सु वानशिन वाला प्लान फेल होता है तो शायद मुझे इस सुमेंग याओ से ही मदद मांगनी पड़ेगी। मुझे किसी होटल में नहीं रुकना। क्या मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ? मेरी इस बात ने यकीनन सुमेंग याओ को डरा दिया था। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। सुमेंग याओ, तुम मेरे बारे में जानती हो, है ना? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी बुआ की सगाई तोड़ दूंगा? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझ पर और भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए। इसके लिए मुझे अपने साथ रखना ही बेस्ट आइडिया है। मुझे नहीं पता कि सुमेंग याओ के दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो सच में मुझे अपने साथ उसी बंगले पर वापस ले आई। यहां आने के बाद देखा कि अंदर की एक एक चीज बिल्कुल पहले जैसी ही थी। यहां तक कि दीवार पर मेरे अपने हाथों से बनाई हुई वो पेंटिंग भी आज अपनी उसी पुरानी जगह पर टंगी हुई थी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे याद आया कि सु वानशिन ने एक बार मुझसे जिक्र किया था कि उसकी एक फ्रेंड को मेरी बनाई पेंटिंग्स बहुत पसंद है। मुझे तब लगा था कि उसकी उस फ्रेंड की चॉइस वाकई बहुत लाजवाब है, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से एक खूबसूरत लैंडस्केप पेंटिंग बनाकर उसे गिफ्ट करने का फैसला किया था। पर वो पेंटिंग अभी अधूरी ही थी कि मेरी मौत हो गई। बाद में नरक में जब भी मुझे ये बात याद आती तो मुझे बड़ा पछतावा होता कि काश मैंने उस पेंटिंग को थोड़ा पहले पूरा कर लिया होता। अब जब मैं इतनी मुश्किल से यहाँ वापस आया ही था तो मैं उस अधूरे काम को पूरा करना चाहता था। मैं बिल्कुल पुराने रास्तों को याद करते हुए सीधे दूसरी मंजिल के सबसे साउथ वाले कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुमेंग याओ ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे रोक दिया। इस कमरे को छोड़कर तुम पूरे घर में जहां चाहो वहां सो सकते हो। मैंने कहा, मैं बस एक बार अंदर जाकर देखना चाहता हूं। उसने साफ मना कर दिया, देखना भी अलाउड नहीं है। बुआ ने इस कमरे की किसी भी चीज को हाथ लगाने से सख्त मना किया है, यहां तक कि मुझे भी नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी बुआ को कभी पता नहीं चलेगा। उसने फिर कहा, नहीं मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। सुमेंग याओ इस बार बेहद जिद्दी मूड में थी। उसे डर था कि मैं दोबारा उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वो मुझे सीधे खींचकर नीचे ले आई। मैंने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, पर वो मुझे अंदर जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। मुझे सच में उसकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। तुम इतनी अड़ियल क्यों हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरी बुआ खुद इसकी परमिशन नहीं दे देती तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने तंज कसा, पर तुम तो खुद नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बुआ से मिलूं? उसने पलटकर कहा, क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने चिढ़कर कहा, सुमेंग याओ तुम सच में बहुत इरिटेटिंग हो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक घर की डोरबेल बज उठी। मैं इत्तेफाक से दरवाजे के पास ही खड़ा था,
तो मैंने बेहद खराब मूड में दरवाज़ा खोला। कौन है भाई? पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने सु वानशिन का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारी नज़रें मिलते ही ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। सु वानशिन बिना पलक झपकाए मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त इतने सारे इमोशंस थे कि मेरी उन्हें ठीक से समझने की हिम्मत ही नहीं हुई। वहां सबसे पहले सु मेंग्याओ ने खुद को संभाला। उसने तुरंत मुझे अपने पीछे छुपाया और थोड़े डरे हुए लहजे में पूछा, बुआ, आप अचानक यहां कैसे? सु वानशिन ने मुंह खोलते ही बेहद कड़े और गुस्से वाले टोन में पूछा, मुझे बताओ, ये कौन है? इस मोड़ पर आकर सु मेंग्याओ बिल्कुल शांत हो गई। उसने पलटकर पूछा, बुआ को क्या लगता है ये कौन हो सकता है? सु वानशिन के दिमाग में शायद कोई पुरानी बात कौंधी। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? उसकी बात सुनकर सु मेंग्याओ भी खुद को रोक नहीं पाई और मेरी तरफ देखने लगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो इससे पहले हम दोनों कभी नहीं मिले थे, पर इस पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि सु मेंग्याओ मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। लेकिन तभी जैसे ही सु मेंग्याओ का ध्यान थोड़ा भटका, सु वानशिन ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से मेरे पास आकर मेरा कलाई पकड़ ली। सु मेंग्याओ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सु वानशिन ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। एक तेज पट की आवाज के साथ दरवाजा फिर से बंद हो गया और देखते ही देखते कमरे में सिर्फ मैं और सु वानशिन अकेले रह गए। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद सु वानशिन ने मुझे ऊपर से नीचे तक दोबारा देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी नजरों से बचते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लू झो है। अब जब उसकी लाइफ में सब कुछ नया शुरू हो चुका था तो मेरा उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था। वैसे भी मुझे बहुत जल्द यहां से चले जाना था, तो बेहतर यही था कि उसे सच पता न चले। सु वानशिन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आवाज तक बिल्कुल वैसी ही है। सच सच बताओ, तुम्हें यहां किसने भेजा है? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मुझे समझ आ गया कि वो मुझे सिर्फ कोई ऐसा इंसान समझ रही है जो शक्ल से बिल्कुल गोशियान जैसा दिखता है। ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी आवाज से कोई अंदाजा न लगा ले, इसलिए मैंने पूरी तरह चुप रहना ही ठीक समझा। पर सु वानशिन मुझे जितना ज्यादा देख रही थी, उसका गुस्सा और उसकी फीलिंग्स उतनी ही ज्यादा भड़क रही थीं। उसने मेरे कंधों को जोर से दबोचते हुए सवाल किया, किसने परमिशन दी तुम्हें अपनी शक्ल उसके जैसी बनाने की? तुम्हारा मकसद क्या है आखिर? जवाब दो मुझे। उसके नाखून मेरे कंधों में इस कदर चुभ रहे थे कि मुझे तेज दर्द होने लगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी दुबली पतली होने के बाद भी उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। तभी सु मेंग्याओ पिछले दरवाजे से घूमकर अंदर आ गई और उसने आते ही ये नज़ारा देखा। उसने तुरंत सु वानशिन को पीछे ढकेला और गुस्से में कहा, अभी सगाई की रस्म पूरी भी नहीं हुई थी और बुआ अपने होने वाले पति को छोड़कर यहाँ भाग आईं। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप आखिर किस उम्मीद में यहाँ आई हैं? उस इंसान को क्या आपने खुद अपने हाथों से श्मशान घाट ले जाकर आग के हवाले नहीं किया था? सु वानशिन ने जैसे ही ये शब्द सुने, वो बुरी तरह कांपने लगी। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और उसने दोबारा मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वो तुरंत उस बंगले से बाहर भाग गई। उसकी पीठ को जाते हुए देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक और उदासी भर गई। सु वानशिन के जाते ही सु मेंग्याओ का बर्ताव भी मेरे लिए पहले जैसा सॉफ्ट नहीं रहा। उसने काफी रूखे टोन में मुझसे पूछा, तुम गूशियान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैंने अपने उखड़े हुए मूड को थोड़ा शांत किया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पलटकर पूछा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मैं सिर्फ एक नाटक कर रहा हूं? सु मेंग्याओ ने कुछ सेकंड्स तक मुझसे नजरें मिलाईं, पर आखिर में उसने अपनी आंखें झुका लीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असली हो या नकली, पर मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बुआ के करीब जाने की कोशिश दोबारा मत करना। वो पिछले कुछ सालों में बहुत बुरे दौर से गुजरी हैं। एक भयानक बीमारी के बाद वो जैसे तैसे इस सबसे बाहर आ पाई हैं। तुम्हें पैसा चाहिए, घर चाहिए या गाड़ी, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, बस मेरी बुआ की लाइफ से दूर हो जाओ। उसकी बात सुनते ही मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। वो कब बीमार पड़ी थी? सु मेंग्याओ ने उदास होकर कहा, शायद पिछले से पिछले साल। वो बीमारी बार बार लौट आती थी। वो करीब 1 साल तक बेड पर ही रहीं। उस पूरे टाइम जियांग चेंगयू ने ही उनका ख्याल रखा था और जब वो ठीक हो गईं तब जाकर दोनों ने सगाई करने का फैसला किया। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सारा कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठ गया। तो सु वानशिन ने मुझे पैसे भेजना इसलिए बंद नहीं किया था कि वो मुझे भूल गई थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा बीमार थी। सच कहूं तो इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग करके नहीं रखी थी। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि जब तक धरती पर था तब तक तो गरीबी में ही कट गई, अब मरने के बाद तो कम से कम राजाओं की तरह ऐश करूं। इसी चक्कर में मैंने नरक में जाते ही बड़े बड़े बंगले और महंगी गाड़ियां खरीद डाली और ऊपर से नौकर चाकरों की पूरी फौज खड़ी कर दी। मुझे बिजनेस का बा भी नहीं पता था, फिर भी मैं वहां अपनी होशियारी दिखाने चला गया। इंसानों से तो डील करना आता नहीं था और मैं सीधा नरक के उन शातिर और चालाक भूतों से पंगा ले बैठा। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये बिजनेस मॉडल नरक में फ्लॉप हो चुका है, तब तक मैं कर्ज के दलदल में पूरी तरह धंस चुका था। खैर,
अब जब सु मेंगयाओ ने खुद आगे बढ़कर मदद की पेशकश की थी तो मैंने भी ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाई। पर जब मैंने उससे कहा कि मुझे इंसानी रुपए पैसे नहीं बल्कि बहुत सारे कागजी नोट और कफन वाले पैसे यानी कि फ्यूनरल मनी चाहिए, तो उसने मुझे इस तरह देखा जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। खैर, हैरान होने के बाद भी सु मेंगयाओ ने मेरी बात मान ली। करीब 2 घंटे बाद वो अपनी कार की डिग्गी में बोरियां भरकर वो नकली नोट ले आईं। उसने उन सारे नोटों को यार्ड के खाली ग्राउंड में इकट्ठा किया और फिर बिना सिर उठाए ही मुझसे पूछा, तुम्हें मुझे कम से कम ये तो बताना होगा कि ये सारे पैसे किसके नाम पर जलाने हैं, वरना उस तक पहुंचेंगे कैसे। मैंने बेहद शांत आवाज में अपना नाम लिया, गुशियान। ये सुनते ही सु मेंगयाओ झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गहरा शौक था। कहीं तुम सच में असली गुशियान तो नहीं हो? मैं वहीं पास के बेंच पर बैठ गया और सामने धधकती हुई आग की लपटों को देखते हुए मुस्कुराया। हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ना। सु मेंगयाओ दौड़कर मेरे पास आई और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया। उसके चेहरे पर ढेरों सवाल थे। तो इसका मतलब तुम सच में मर चुके हो या जिंदा हो? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? उसने फिर पूछा, तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बुआ को सच क्यों नहीं बताया? इस बार तुम इतने बुद्धू क्यों बन गए? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम चाहती हो कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, और सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं। सु मेंगयाओ ने अपने घुटनों को गले लगा लिया और अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। आई एम सॉरी, मैंने पहले तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा। मैंने अपनी बगल में बैठी उस लड़की को देखा जो शायद खुद को कसूरवार मान रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर के बालों को हल्के से सहलाते हुए बिल्कुल नॉर्मल टोन में कहा, अरे क्या सोच रही हो तुम? सच कहूं तो मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए जो तुमने मेरे लिए इतने सारे पैसे अरेंज कर दिए। अब जब मैं वापस नरक जाऊंगा और अपना सारा कर्ज चुका दूंगा तो देखता हूं किसकी हिम्मत होती है जो मुझे हल्के में ले। सु मेंगयाओ जो पैसे खरीद कर लाई थी वे लगभग पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। नरक में यमराज को जैसे ही ये पैसे रिसीव होंगे, हो सकता है वो मुझे तय समय से पहले ही वापस बुला ले। मैंने थोड़ा सोचते हुए आखिर पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो सुवानशिन ने ये पिछले कुछ साल कैसे गुजारे हैं? पर इससे पहले कि सु मेंगयाओ कुछ बोल पाती, हमारे पीछे से एक बेहद भारी और गंभीर आवाज गूंज उठी, अगर ये सब जानना ही है तो मुझसे सीधे क्यों नहीं पूछ लेते? मैं और सु मेंगयाओ दोनों झटके से उठ खड़े हुए। हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सुवानशिन खड़ी थी जो न जाने कब वापस आ चुकी थी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी के पार से उसकी सीधी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता था कि उसने हमारी कितनी बातें सुन ली हैं, इसलिए मैं बिना सोचे समझे डर के मारे सु मेंगयाओ के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। सु मेंगयाओ को मेरा ये इरादा समझ आ गया। वो अपनी जगह पर थोड़ी हिली पर उसने मुझे छुपाने से मना नहीं किया। सुवानशिन ने जब हम दोनों को इस तरह देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी तकलीफ और दर्द साफ नजर आया। तुम दोनों को मेरे बंगले में इस तरह कागज के पैसे जलाने की परमिशन किसने दी? सु मेंगयाओ ने बात संभालने की कोशिश की। सॉरी बुआ। पर सुवानशिन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधे उसे क्रॉस करते हुए मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें तो पूरी तरह मुझ पर टिकी थीं, पर वो बात सु मेंगयाओ से कर रही थी। चेन असिस्टेंट ने अभी अभी खबर दी है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनते ही सु मेंगयाओ ने घबराकर तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और उसका नंबर मिलाया, पर जैसा कि उम्मीद थी सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो बेहद हड़बड़ाहट में वहां से निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे याद आया कि मैं भी वहीं खड़ा हूं। मैंने उसकी तरफ देखकर उसे तसल्ली देने वाली एक स्माइल दी। तुम जल्दी जाओ और उसे देखो, मेरी फिक्र मत करो। सु मेंगयाओ ने काफी उलझन और चिंता भरे चेहरे से सुवानशिन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए आखिर में एक बात बोल ही दी, बुआ प्लीज इसे यहां से भगाना मत। सु मेंगयाओ के वहां से निकलते ही सुवानशिन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बंगले के अंदर ले जाने लगी। जैसे ही घर का मेन गेट बंद हुआ वो बिना एक पल गवाए मेरे कपड़े खींचने लगी। सुवानशिन के इस रूप को देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसने मेरे कॉलर को इतनी मजबूती से दबोच रखा था कि उसने एक झटके में उसे नीचे खींच दिया, जिससे मेरे कंधे पर मौजूद वो लाल मस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसकी नजरें आकर सीधे उसी जगह पर टिक गईं। वो दरअसल ये कन्फर्म करना चाहती थी कि मैं सच में गुशियान हूं या नहीं। मैं मन ही मन थोड़ा चिढ़ गया कि नंदी भृंगी ने भी मेरा शरीर बनाते हुए कितनी बारीक डिटेल्स का ध्यान रखा था। पुरानी यादों में सुवानशिन को मेरे कंधे के इसी हिस्से पर किस करना बहुत पसंद था। वो इसे बेहद सेक्सी मानती थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि उसे ये आज भी याद होगा। उसकी गर्मा गर्म उंगलियों का एहसास जैसे ही मेरी स्किन पर हुआ, अगले ही पल सुवानशिन की आंखें पूरी तरह भर आईं। अयान, तुम हो, सच में तुम हो। उसके चेहरे पर मुझे दोबारा पा लेने की एक ऐसी खुशी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने कांपते हाथों से अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। मेरा अयान वापस आ गया है, मेरा अयान सच में लौट आया है। वो बार बार इसी बात को बड़बड़ाए जा रही थी, जिसे सुनकर मेरा दिल भी अंदर तक दहल गया। सुवानशिन, प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत जल्द यहां से चला जाऊंगा, ये सच है। कुछ देर बाद सुवानशिन ने अपना सिर उठाया और पूछा, चले जाओगे?
पर कहाँ जाओगे? मैंने कहा, जाहिर है जहां से आया हूं वहीं वापस जाऊंगा। तुम इस सच को किसी भी और से बेहतर जानती हो कि मेरा दोबारा जिंदा होना मुमकिन नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही सु वानशिन का जो मूड अभी थोड़ा संभला था वो दोबारा पूरी तरह बिगड़ गया। अगर ऐसा है तो भी क्या हुआ? चाहे तुम कोई भूत ही क्यों न बन चुके हो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की मंजिल की तरफ ले जाने लगी। मैंने बेहद शांत आवाज में उससे कहा, सुवानशिन, तुम्हारा मंगेतर इस वक्त घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारा इस वक्त यहां होना बिल्कुल ठीक नहीं है। सुवानशिन के कदम वहीं थम गए। तो इसका मतलब आज होटल में जो पीठ मुझे दिखाई दी थी वो सच में तुम्हारी ही थी। मैंने कहा, इस वक्त ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, समझी तुम? उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। रिलैक्स, मैं तुम्हें बस ऊपर कपड़े चेंज कराने ले जा रही हूं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सु वानशिन ने मेरी पुरानी सारी चीजें आज भी वैसे की वैसे ही संभाल कर रखी होंगी। उसने अलमारी में से एक बिल्कुल नया सूट निकालकर मेरे हाथ में दिया। सॉरी यार, पिछले 2 साल से मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे थे, तो ये थोड़े पुराने फैशन के हैं, पर अभी के लिए इसी से काम चला लो। उन कपड़ों को हाथ में लेते ही मुझे अचानक अपना बचपन याद आ गया। उस वक्त मैं अनाथालय में रहता था और जो भी कपड़े पहनता था वे सब दूसरों के छोड़े हुए पुराने कपड़े होते थे। बाकी बच्चों के सपने होते थे कि बड़े होकर वे डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, पर मेरा इकलौता सपना बस ये था कि मेरे पास अपने खुद के नए कपड़े हों। बाद में जब मैं सु वानशिन के साथ रिलेशनशिप में आया तो मैंने एक मजाक की तरह उसे ये बात बताई थी। इसके बाद से हर बार मौसम बदलने पर वो सबसे नए और लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े मेरे लिए ले आती और मुझे उनमें से चुनने देती। मैंने उसके हाथ से कपड़े लिए, लेकिन उसके मुंह से 2 साल वाली बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम बीमार क्यों पड़ी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपना ख्याल रखोगी। सु वानशिन कैबिनेट के दरवाजे के सहारे खड़ी होकर मुझे गौर से देख रही थी। तुम छोटे बच्चे जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मुझे बीमार होने का हक नहीं है? मैंने एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं। सु वानशिन ने भी पूरे सीरियस टोन में कहा। मैं भी नहीं कर रही। मैंने फिर पूछा, क्या सु मेंगयाओ की दोस्त का वाकई एक्सीडेंट हुआ है? सु वानशिन ने साफ कह दिया। मैंने उसे झूठ बोला था। तुम, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सु वानशिन अचानक लपक कर मेरी बाहों में आ गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी नाराजगी और उदासी थी। तुम वापस आए हो तो क्या सिर्फ ये सब बातें करने के लिए? सच तो ये था कि उसे दोबारा देखने से पहले मेरे पास उसे बोलने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसे सामने देखकर लगा कि अब उन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम वापस जाओ, जियांग चैंग्यू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों के बीच कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। सु वानशिन अचानक जिद पर अड़ गई और मुझे अपनी बाहों में कस लिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारे बीच वैसे भी कभी कोई इमोशनल रिश्ता था ही नहीं। इतना कहते हुए उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ खींचा और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी। मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया। वानशिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने अगर उसके साथ सगाई करने का फैसला किया है तो चाहे तुम उसे पसंद करती हो या नहीं, तुम्हें उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। सु वानशिन ने मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और मायूसी थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे सगाई क्यों की? गुशियान, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मौत आखिर कैसे हुई थी? मैं अपनी मौत के बारे में कैसे भूल सकता था? 5 साल पहले सु वानशिन के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स ने उससे बदला लेने के लिए मुझे किडनैप कर लिया था। वे लोग 5 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे, लेकिन उस वक्त सु परिवार ने सु वानशिन को मुझसे दूर रखने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से जकड़ रखी थी। सु वानशिन ने मुझे बचाने के लिए पैसे जुटाने की खातिर अपने दादाजी के सामने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। 3 दिन बाद जब वो पैसे लेकर पहुंची उसे लगा कि उसने मुझे बचा लिया है, लेकिन उन अपहरणकर्ताओं ने सु वानशिन के सामने ही मेरा गला रेत दिया। उसने मुझे अपनी बाहों में लेकर बेतहाशा रोते हुए दम तोड़ते हुए देखा था। मुझे ये तो नहीं पता था कि उन गुंडों को पुलिस पकड़ पाई थी या नहीं, लेकिन सु वानशिन की इस बात से साफ लग रहा था कि मेरी मौत के पीछे कोई और ही गहरा राज था। मैंने पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? सु वानशिन ने मेरे सामने ही एक सिगरेट सुलगाई, 2-3 कश लिए और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उस वक्त जब वे अपहरणकर्ता पकड़े गए तो उन्होंने अपना गुनाह फौरन कबूल कर लिया था, लेकिन मुझे हमेशा से ये बात खटकती रही कि वे पैसे लेकर भाग भी सकते थे। फिर उन्होंने मुझे मारकर खुद को मुसीबत में क्यों डाला? पिछले कई सालों से मैं अंदर ही अंदर इसकी जांच कर रही थी और 1 साल पहले मुझे पता चला कि जियांग चेंग्यू ने गुपचुप तरीके से उन अपहरणकर्ताओं के परिवार से संपर्क किया था। मैंने उससे सगाई सिर्फ इसलिए की ताकि मैं उसके करीब जा सकूं, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा सकूं और तुम्हारी मौत का बदला ले सकूं। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मुझे किडनैप किया गया था तब वे लोग बार बार यही कह रहे थे कि यह सब सु वानशिन के बिजनेस दुश्मनों के कहने पर किया जा रहा है। क्या कोई इतना बेवकूफ हो सकता है कि खुद ही अपने गैंग या बॉस का नाम उगल दे? या फिर उनका शुरू से ही ये प्लान था कि मुझे जिंदा छोड़ना ही नहीं है? मुझे नहीं पता था, और अब ये सब सोचने का मेरे पास वक्त भी नहीं था। मेरा जियांग चेंग्यू के साथ कभी कोई वास्ता नहीं रहा था। हम दोनों मुश्किल से ही कभी मिले थे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास मुझे जान से मारने की क्या वजह हो सकती है, पर इस वक्त मैं सिर्फ इतना चाहता था कि सुवांशिन सुरक्षित और खुश रहे। मैंने उसकी उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट को लिया और एक झटके में बुझा दिया। ये सब सिर्फ तुम्हारा एक अंदाजा है। मान लो अगर ये सब उसने ना किया हो तो। इस बात को बीते इतना वक्त हो चुका है, अब सच का पता लगाना इतना आसान नहीं है। मेरे इस तरह सिगरेट बुझाने के तरीके को देखकर सुवांशिन एकटक मुझे देखती रह गई। पहले भी जब वो सिगरेट सुलगाती थी, मैं इसी तरह उसे बुझा देता था। 2-4 बार ऐसा होने के बाद वो चिढ़कर लंबी सांस छोड़ती थी या फिर कभी कभी शरारत करते हुए उसी स्मोकिंग वाले मुंह से मुझे किस करने आ जाती थी। मैं उससे जीत नहीं पाता था, इसलिए मैंने भी जैसे को तैसा वाला रास्ता चुना। एक बार डूरियन, कटहल जैसा फल खाने के बाद मैंने उसे बाहों में भरकर लॉक कर दिया, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने बिल्कुल भी चिढ़ नहीं दिखाई, बल्कि वो मुझसे और लिपट गई और हम दोनों ने एक दूसरे को तब तक किस किया जब तक कि सांसें ना उखड़ गईं। पुरानी यादों ने दिल को और ज्यादा उदास कर दिया। मैंने चुपके से अपनी आंख का एक आंसू पोंछा। शायद उसने मेरी इस हरकत को नोटिस कर लिया था। सुवांशिन ने खुद को संभाला और बोली, बात सच है या झूठ, एक न एक दिन तो पर्दाफाश होकर रहेगा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं बस एक बात कह रहा हूं, अगर इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वॉन्शिन, तो उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और खुश रहो। सुवांशिन ने मेरी तरफ देखा और बेहद ठंडे लहजे में पूछा, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ के फैसले लेने वाले? उस रात हमारे बीच की बातचीत बेहद खराब मोड़ पर खत्म हुई। मुझे लगा था कि जब अगली सुबह मेरी आंख खुलेगी तो मैं वापस नरक पहुंच चुका होऊंगा, पर मैं अभी भी उसी बंगले के बिस्तर पर था। सुवांशिन कल रात किसी भी कीमत पर वापस जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती उसे गेस्ट रूम में भेज दिया था। पर जब मैं सोकर उठा तो देखा कि उसने टेबल पर नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। मैंने आसपास नजरें घुमाई और थोड़ी ढिठाई दिखाते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। माहौल का अजीबपन कम करने के लिए मैंने सहज बनते हुए पूछा, सु मेंग्याओ कल रात वापस नहीं आई क्या? सुवांशिन, जो सैंडविच की प्लेट मेरी तरफ बढ़ा रही थी, ये बात सुनते ही उसके हाथ वहीं रुक गए। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उस आधी सरकाई हुई प्लेट को अपनी तरफ खींचा और हंसते हुए कहा, आखिर वो तुम्हारी भतीजी ही तो है ना? अगर मैं तुम्हारी तरफ से उसकी थोड़ी परवाह कर लूं तो इसमें क्या गलत है? और हाँ, मानना पड़ेगा कि सुवांशिन के कुकिंग स्किल्स अब पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। तभी उसने कहा, वो मेरी सगी भतीजी नहीं है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? उसने बताया, वो मेरे पापा की अडॉप्टेड बेटी है। मुझे अब याद आया, सुवांशिन ने मुझे एक बार बताया था कि उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी बहुत कम उम्र में किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। बाद में सु परिवार के दादाजी अपनी उस बेटी के गम में इतना डूब गए कि उन्होंने उसकी याद में एक अनाथ बच्ची को गोद ले लिया ताकि दिल को थोड़ा बहलाया जा सके। इस हिसाब से देखा जाए तो सु मेंग्याओ भी मेरी तरह एक अनाथ ही थी, बस फर्क इतना था कि वो किस्मत के मामले में मुझसे कहीं ज्यादा खुशकिस्मत रही। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक सु मेंग्याओ का फोन आ गया। सुवांशिन ने जब देखा कि मैं अपनी गर्दन पूरी खींचकर फोन की स्क्रीन देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसने सीधे कॉल को लाउडस्पीकर पर डाल दिया। मुझे लगा था कि वो सुवांशिन पर कल रात के उस एक्सीडेंट वाले झूठ के लिए गुस्सा करेगी, पर फोन पर उसने जो बताया वो ये था कि सु परिवार के दादाजी अचानक सीरियस होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। कल सगाई के बीच में जब सुवांशिन जियांग चैंग्यू को छोड़कर भाग गई थी, तो ये खबर मिलते ही दादाजी पूरी रात गुस्से में उबलते रहे और इसी टेंशन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सुवांशिन को तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना था। जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि मैं घर पर ही उसका इंतजार करूं, वो बहुत जल्द वापस लौट आएगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद ही अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मुझे लगा शायद सुवांशिन अपना कुछ सामान भूल गई है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तेजी से दरवाजा खोल दिया, पर सामने सुवांशिन नहीं बल्कि जियांग चैंग्यू खड़ा था। जियांग चैंग्यू ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे अंदर घुसने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तो मर चुके थे ना? तुम आखिर इंसान हो या भूत? मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए, धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा और अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर कहा, अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं इंसान हूं या भूत। ये सुनते ही जियांग चैंग्यू पागलों की तरह चिल्लाने लगा, भूत आया, मेरे पास मत आओ, बचाओ। उसे इस तरह लड़खड़ाते हुए दूर भागते देखकर मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा कि जियांग चैंग्यू आखिर मुझसे इतना ज्यादा क्यों डर रहा है। पर कुछ देर सोचने के बाद मैंने इस फालतू की बात पर दिमाग दौड़ाना बंद कर दिया। इसके बाद मैं सीधे उसी कमरे की तरफ गया जहां कल सु मेंग्याओ ने मुझे जाने से मना किया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि अंदर मेरी पुरानी इस्तेमाल की हुई एक एक चीज मौजूद थी। सुवांशिन ने हर सामान को इतने सलीके और करीने से सजा कर रखा था कि मुझे वहां अपनी वो अधूरी लैंडस्केप पेंटिंग ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कैनवास को टेबल पर फैलाया और ब्रश उठाकर उसे फाइनल टच देने में जुट गया। सूरज ढलने तक आखिरकार मैंने उस पेंटिंग को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। कमरे की हर चीज को वापस उसकी पुरानी जगह पर सेट करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए पलटा,
अगले ही पल मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। किसी ने ऊपर से मेरे सिर पर एक बड़ा सा बोरा डाल दिया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे रस्सियों से जकड़ दिया और जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। इस तरह घसीटे जाने का एहसास मुझे बहुत अच्छे से याद था। मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। पर सवाल ये था कि इस बार मुझे किडनैप करने वाला ये कौन इंसान था। जब उस बोरे के अंदर हिचकोले खाते खाते मेरा दम घुटने लगा और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा, तब जाकर उस शख्स ने मुझे एक गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर पटक दिया। मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया से मेरे जाने का तरीका दोबारा बिल्कुल वैसा ही होगा। मुझे तो सु वानशिन के लिए एक छोटा सा नोट छोड़ने तक का मौका नहीं मिला। अब जब वो घर वापस आएगी और मुझे वहां नहीं पाएगी तो न जाने क्या क्या सोचने लगेगी। खैर, जब मेरे चेहरे से वो बोरा हटाया गया और रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी तो मैंने देखा कि मैं एक बिल्कुल बंद कमरे में बंद था और मेरे सामने मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जियांग चेंग्यू खड़ा था जिससे मैं दोपहर में मिला था। वो इस वक्त एक ब्लैक लेदर जैकेट पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन और अंधेरा साफ दिख रहा था। वो कहीं से भी किसी बड़े खानदान का पढ़ा लिखा लड़का नहीं लग रहा था। उसने बेहद गुस्से में आकर मेरा जबड़ा दबोचा और मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम कोई भूत नहीं हो क्यों? मैंने बिना किसी डर के बेहद शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। जियांग चेंग्यू अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। अगर तुम सच में कोई भूत होते तो इतनी आसानी से मेरे आदमियों के हत्थे चढ़कर इस तरह घिसटते हुए यहां तक नहीं आते। पर अगले ही पल उसकी वो झूठी हंसी गायब हो गई। उसने अपनी उंगलियों की पकड़ मेरे चेहरे पर और मजबूत कर दी और नाखून चुभाते हुए चीखा, पर तुम आखिर हो कौन? मैंने पूरे दिन तुम्हारी कुंडली खंगाल डाली पर मुझे तुम्हारे बारे में एक भी रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने बेहद शांत और बेपरवाह अंदाज में कहा, तो जियांग साहब, क्या आप मुझे सिर्फ ये जानने के लिए यहां उठा लाए हैं कि मैं कौन हूं? जियांग चेंग्यू ने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा और पागलपन में बोला, तुम बताओ या न बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम गु शियान हो या नहीं, मैंने तुम्हें एक बार मरते हुए देखा है तो दोबारा भी मार सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। तो सु वानशिन का शक सही था। मेरी पिछली मौत के पीछे वाकई इसी का हाथ था। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्यों? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी तुमने मुझे क्यों मारा? कोई वास्ता नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जियांग चेंग्यू ऐसे हंसा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक सुना दिया हो। उसने मुझे छोड़ा और पता नहीं कहां से एक चाकू निकाल लिया। उस तेज धार वाले चाकू को मेरे चेहरे पर घुमाते हुए उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ झलक रही थी। क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी अपमान हुआ है उसकी जड़ तुम हो। मैंने जरा भी डर नहीं दिखाया और पलटकर पूछा, मुझे तो नहीं पता था कि मुझ में इतनी काबिलियत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम तो आज ही पहली बार मिले हैं, है ना? जियांग चेंग्यू ने ठंडी नजरों से मेरी ओर देखा। गलती तुम्हारी नहीं, उस चेहरे की है जो तुमने गु शियान जैसा बनाया है। बस तुम्हारी एक झलक ने, एक परछाई ने उसे सबके सामने मुझे छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। मुझे सबसे सामने मजाक का पात्र बना दिया। मैंने अपना सिर झुकाकर लंबी सांस ली। कल जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तुम चाहो तो मुझे सजा दे दो। लेकिन गु शियान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वे दोनों एक दूसरे के पहले प्यार थे। उनके साथ होने से किसी का कोई नुकसान नहीं था। तुम क्या समझोगे? जियांग चेंग्यू अचानक दहाड़ उठा। मैं 15 साल की उम्र से उसे पसंद करता था। मेरे आसपास के सब लोग जानते थे कि हमारी शादी होगी, लेकिन उसने तुम जैसे एक मामूली और बेकार इंसान को चुना और सुपरिवार के उस रिश्ते को ठुकरा दिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मुझमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि मैं एक लड़की को अपने पास रोक सकूं, और मैं एक ऐसे इंसान से हार गया जो हर चीज में मुझसे कमतर था। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तो इसीलिए तुमने उसे मरवा दिया? हाँ, अगर वो गायब हो जाता तो सु वानशिन आखिरकार मेरी हो जाती। तुमने खुद देखा होगा, हमारी सगाई का पूरा फंक्शन उसी ने खुद प्लान किया था। अगर तुम अचानक वापस नहीं आते तो हम शादी कर लेते और जिंदगी भर खुश रहते। इसलिए अगर तुम्हें दोबारा गायब कर दिया जाए तो सु वानशिन फिर से मुझसे प्यार करने लगेगी। जियांग चेंग्यू ने धीरे धीरे चाकू ऊपर उठाया, लेकिन तभी उसका एक आदमी अंदर भागता हुआ आया। बॉस, लगता है हम किसी की नजर में आ गए हैं। पकड़े जाने के डर से जियांग चेंग्यू को मुझे लेकर वहां से निकलना पड़ा। गाड़ी घंटों तक उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती रही और आखिर में हम एक सुनसान और खंडर फैक्ट्री में जाकर रुके। पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि वे लोग फिर से ट्रैक हो चुके हैं। चारों तरफ से गाड़ियों के आने की आवाजें गूंजने लगी थीं। मैंने अपनी नजरें नीचे की और अचानक मेरी कलाई पर बंधे उस कंगन लकी चार्म पर ध्यान गया। अगर मेरा अंदाजा सही था तो उसके अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था। ये कंगन सु वानशिन ने सुबह जाते वक्त मुझे पहनाया था। शायद उसे डर था कि मैं उसे बिना बताए कहीं चला न जाऊं, पर उसे क्या पता था कि ये इस वक्त इस तरह काम आएगा। खैर, जियांग चेंग्यू को जब ये पता चला कि आने वाले लोग पुलिस नहीं हैं, तो उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने मुझे एक झटके में अपनी तरफ खींचा और चाकू सीधे मेरी गर्दन पर टिका दिया। फिर पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में बोला,
जब तक तुम मेरे पास हो मुझे यहां से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। नॉर्मल सिचुएशन में उसकी बात बिल्कुल सही होती, पर आज उसने हिसाब लगाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फैक्ट्री के बाहर गाड़ियों के इंजनों का शोर तेज होने लगा था। मुझे लगा कि अब सही मौका आ गया है, इसलिए मैंने जियांग चेंग्यू को भड़काने के लिए जानबूझकर कहा, मुझे लगता है बाहर सु वानशिन आई है। तुम्हें क्या लगता है, ये सब देखने के बाद भी क्या वो तुमसे कभी प्यार कर पाएगी? जियांग चेंग्यू, तुम सच में बहुत बदकिस्मत हो। तुम्हारे पास लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है। तुम वो ऐशो आराम भोग रहे हो जो आम लोगों के नसीब में नहीं होता, पर फिर भी तुम एक ऐसे दिल के पीछे भाग रहे हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम सिर्फ एक बेवकूफ, तरस के काबिल और दुनिया के सबसे बड़े मजाक हो। चुप हो जाओ। जियांग चेंग्यू गुस्से से पागल हो उठा। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। उसने गुस्से में आकर चाकू को मेरी गर्दन पर और ज्यादा दबा दिया। मैंने बिल्कुल सही टाइम देखा और उसकी ताकत का फायदा उठाते हुए खुद को उस तेज धार वाले चाकू की तरफ पुश कर दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं जिंदा न बच जाऊं, इसलिए मैंने अपनी गर्दन को उस ब्लेड पर 2-3 बार और रगड़ दिया, जब तक कि मुझे एक जानलेवा दर्द का एहसास नहीं हुआ। जियांग चेंग्यू ने जब मेरा ये इरादा समझा तो वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने मेरी गर्दन से खून का फव्वारा छूटा और सीधे उसके चेहरे और कपड़ों पर जाकर गिरा। जियांग चेंग्यू एक चीख के साथ पीछे हटा। चाकू पकड़े हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। खून को इस तरह बहता देख वो पूरी तरह दिमागी संतुलन खो बैठा और उसने पागलों की तरह मुझे दूर धकेल दिया। ठीक इसी पल सु वानशिन और सु मेंगयाओ गेट तोड़कर अंदर आईं और उन्होंने सामने यही खौफनाक नजारा देखा। अयान, सु वानशिन चीखते हुए आगे बढ़ी और मुझे जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी बाहों में संभाल लिया। उसकी आंखों में इस वक्त मौत का खौफ साफ दिख रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपने हाथों से मेरे जख्म को पूरी ताकत से दबाने की कोशिश की ताकि खून का बहना थोड़ा कम हो सके। अयान, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। मैंने कमजोरी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई फायदा नहीं है, मुझे वैसे भी यहां से जाना ही था, बस थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। सु वानशिन की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें मेरे चेहरे पर गिरने लगीं। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे 2-2 बार तुम्हें खोने का दर्द क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, वानशिन, मुझे माफ कर देना। मैंने बेहद कमजोरी से अपना हाथ उठाया ताकि उसके आंसू पहुंच सकूं, पर हवा में उठते ही मेरे हाथ की पूरी ताकत खत्म हो गई। सु वानशिन ने तुरंत मेरे गिरते हुए हाथ को थाम लिया और उसे अपने गाल से सटा लिया। अयान, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, इसलिए मुझे अपनी आखिरी बातें जल्दी खत्म करनी थीं। वानशिन, अब इस नफरत और बदले को यहीं छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और हाँ, मेरे लिए वो कागजी पैसे भेजना मत भूलना। नरक में सब कुछ बहुत महंगा मिलता है। तुम्हारे साथ बिताए उस 1 साल में नरक में मैंने बड़ी तंगी देखी थी। इसके बाद मैंने अपना सिर उस तरफ मोड़ा जहां सु मेंगयाओ लोगों को आदेश देकर जियांग चेंग्यू को काबू करवा रही थी। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मैंने उससे कहा, अपनी लाइफ अच्छे से जीना, वरना मैं भूत बनकर भी तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। सु मेंगयाओ की आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने कुछ कहना चाहा पर आवाज नहीं निकली। आखिर में उसने सिर हिलाकर मेरी बात मान ली। मैंने सु वानशिन के चेहरे को सहलाया। मेरी नजरें उस पर टिक गईं और मन में एक अजीब सी तड़प थी। नरक में जो मेरी नौकरानियां थीं वे खूबसूरत तो बहुत थीं, पर उनमें से कोई भी सु वानशिन की परछाई तक नहीं थी। खैर, अब जो होना था वो हो चुका था। अब सब कुछ अगले जन्म पर निर्भर था। कानों में सायरन की आवाज गूंज रही थी और मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें मूंद लीं। नरक में वापस लौटते ही मैंने उन सारी नौकरानियों को हटा दिया। वे सब बस दिखावे की थीं, पैसे उड़ाने के सिवा उन्हें कुछ नहीं आता था। मैंने अब बचत करना शुरू कर दिया और जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते उन्हें जमा करने लगा। सामान्य तौर पर मरने के बाद लोगों को पुनर्जन्म के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बारी कब आएगी, इसलिए अब मैं पहले की तरह फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। न ठीक से नींद आ रही थी और न ही खाना अच्छा लग रहा था। बस दिन भर एक अनजाना डर सताता रहता था। जब तक एक दिन सु मेंगयाओ ने मुझे एक चिट्ठी भेजी। उसने लिखा था कि सु वानशिन ने मेरी बॉडी को बहुत सम्मान के साथ दफना दिया है। जियांग चेंग्यू को मौत की सजा सुनाई गई है और सुनवाई वाले दिन वो और सु वानशिन दोनों वहां मौजूद थे। उसने मुझे सु वानशिन की चिंता न करने को कहा और बताया कि वो आजकल अपनी नई कंपनी को लिस्ट करवाने के काम में बहुत बिजी है। मैं उसके लिखे खत को बार बार पढ़ता रहा और आखिरकार मेरे दिल पर जो भारी पत्थर था वो हट गया। इसी के साथ वो बेचैनी भी गायब हो गई। मुझे सु मेंगयाओ की बातों पर पूरा भरोसा था और मुझे उसके अगले खत का बेसब्री से इंतजार रहता था। कुछ दिनों बाद ही उसका एक और खत आया। इस बार उसने मेरी बनाई पेंटिंग का जिक्र किया था। 5 साल पहले मैंने अपनी बुआ सु वानशिन के ऑफिस में एक पेंटिंग देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई। मैंने बुआ से जिद की कि वे मुझे उस पेंटर से मिलवाएं। वे तैयार नहीं हुई, पर उन्होंने कहा कि वे उस आर्टिस्ट से मेरे लिए एक और पेंटिंग बनवा देंगी। मैंने बहुत इंतजार किया, पर वे पेंटिंग कभी नहीं मिली।
मैंने कई बार उनसे पूछा तो वे हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती थीं। उस वक्त मैं उनके बारे में बहुत बुरा सोचती थी, पर आज मुझे वो पेंटिंग मिली है जिस पर गुशियान के साइन है। मुझे बुआ से माफ़ी मांगनी है, पर मैं उन्हें ये सब बता नहीं सकती, इसलिए तुम्हें छुपकर बता रही हूँ। और तुम्हारी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई। तो सु वानशिन की वो दोस्त और कोई नहीं, सु मेंगयाओ ही थी। सच में इंसानों के बीच का ये रिश्ता भी कितना अजीब और खूबसूरत होता है। उसने मेरी मदद की थी और अब इस पेंटिंग के जरिए मैं उसका आभार चुका पाया था। उस रात मैंने सु मेंगयाओ के सपनों में जाने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि मैं कामयाब भी हो गया। पर मुझे देखकर वो खुश होने के बजाय कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। मैंने उसकी बाह को थोड़ा कुरेदा और पूछा कि क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। क्या तुम्हारी बुआ के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा? सु मेंगयाओ घबराकर अपने हाथ हिलाने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस। मैंने पूछा, क्या बस? सच सच बताओ। वो बोली, बुआ आजकल ये फैमिली के लड़के के साथ डेटिंग में बहुत बिजी हैं। मुझे डर था कि अगर तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें जलन होगी। मैंने अपनी कमर पर हाथ रखे और गुस्से में कहा, हाँ, मैं इतना छोटा दिल नहीं रखता। अगर मैं सु वानशिन के सपनों में जा पाता तो पक्का जाकर उसे बधाई जरूर देता। सु मेंगयाओ ने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बुआ को पहले ही बहुत चोट पहुंच चुकी है? मैंने फिर पूछा कि वो ये फैमिली का लड़का कैसा है, तो सु मेंगयाओ ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, तुमसे ज्यादा हैंडसम है। मैंने उसके सिर पर एक हल्का सा प्यार भरा थप्पड़ मारा। मैंने उसकी शक्ल के बारे में नहीं पूछा। जियांग चेंग्यू को देख लो, शक्ल से तो शरीफ लगता था, पर अंदर से कितना बड़ा मनोरोगी था। पार्टनर चुनते समय सबसे जरूरी चीज उसका चरित्र होता है, ये बात समझती हो? सु मेंगयाओ ने अपना सिर पकड़ लिया और दबी हुई आवाज में बोली, ठीक है, समझ गई, पर तुम अब दोबारा मेरी बुआ को परेशान मत करना। वो अब बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही हैं। मैंने परेशान होकर हाथ झटक दिया। ठीक है, मैं अब से कभी नहीं आऊंगा। सु मेंगयाओ को फिर से जल्दी मची। मेरा मतलब वो नहीं था, तुम मुझसे मिलने तो आ ही सकते हो। मैंने सु मेंगयाओ के सीरियस चेहरे को देखा और अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब मैं वहां भी नहीं आऊंगा। अपना ख्याल रखना। पहले मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं बाकी भूतों से अलग क्यों हूं, वे सब किसी के भी सपनों में जा सकते हैं, बस मैं ही क्यों नहीं। मैंने सु वानशिन के सपनों में जाने की कई बार कोशिश की थी, पर हर बार नाकाम रहा। इसका क्या कारण है? इसका जवाब तो यमराज के पास भी नहीं था। फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। पर अब मुझे अचानक बात समझ में आ गई थी, जब इंसान मर जाता है तो उसे शांति से मर जाना चाहिए। उसे जिंदा लोगों की दुनिया में आकर उनकी शांति भंग करने का कोई हक नहीं है। ये सोचकर मैंने सु मेंगयाओ को अलविदा कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही और मेरे पीछे भागती रही। मैंने वो बात बस मजाक में कही थी। तुम्हें बुआ के बारे में जानना है ना? अगली बार आना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। वो ये फैमिली के लड़के के साथ क्या कर रही हैं या फिर कुछ और भी, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। गुशियान, तुमने वादा किया था अपनी बात से मुकरना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और तुमने कहा था ना कि नरक में महंगाई बहुत है, मैं तुम्हारे लिए और भी ढेर सारे पैसे जला दूंगी। उसकी धुंधली होती हुई आकृति को देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कब उससे वादा किया था? बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, पर बच्चे झूठ भी बहुत बोलते हैं। अगर वो सच में इतनी खुश होती और ये फैमिली के लड़के के साथ डेटिंग कर रही होती, तो फिर आज वो नए ब्रिज, मौत और पुनर्जन्म के बीच का पुल पर क्या कर रही होती? मेरी आवाज कांपने लगी और मैंने उसे पुकारा, वानशिन।